हाल ही में देश भर राष्ट्रपति चुनाव का माहौल है, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति जी इनका टर्म खत्म होने के पश्चात नए राष्ट्रपति का चयन होना ज़रूरी है। और इस राष्ट्रपति चुनाव में फिर एक बार एक एनडीए और एक यूपीए इस तरह का राजनीतिक संघर्ष खड़ा हुआ है। और इस संघर्ष के तहत एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर ओडिशा की महिला नेता, जो आदिवासी समुदाय से आती है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको एनडीए द्वारा उम्मीदवार बनाया है। और विरोधियों की तरफ से या यूपीए की तरफ से पूर्व अधिकारी, आईएएस अधिकारी और बाद में बने राजनेता श्री यशवंत सिन्हा जी को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन एनडीए की तरफ से जिस तरह से कैंपेन का माहौल बनाया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में, तो उनकी हर कोई पार्टी कैपेसिटी, उनका राजनीतिक योगदान, इसके बारे में बहुत कम बातें करती है। लेकिन वो जिस समुदाय से आती है उस समुदाय का बार बार, यानी आदिवासी समुदाय का बार बार जिक्र किया जाता है। और एक आदिवासी महिला इस तरह का बार बार उनके जाति समुदाय का जिक्र करके एक तरह से उनको अपमानित करने का काम हो रहा है। और आदिवासी के ऊपर बार बार फोकस देने के पीछे अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जो जातीयवादी मानसिकता है वह स्पष्ट दिखती है। क्योंकि कभी दलित और आदिवासी समुदाय का उम्मीदवार आता है तो उसके जातीय समुदाय का उल्लेख किया जाता है, लेकिन जब किसी फॉरवर्ड कम्युनिटी का उम्मीदवार किसी भी चुनाव में उम्मीदवार आता है तो उसके जाति का उल्लेख नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इस तरह से, क्योंकि इनके पीछे एक मानसिकता है कि हमारी पार्टी एक बड़ी मेहरबानी करके किसी दलित को राष्ट्रपति बनाने जा रही है या आदिवासी को राष्ट्रपति बनाए जा रही है। ये जो घिनौने स्तर पे अपर कास्ट पॉलिटिकल पार्टी की जो मानसिकता है, इसको हम कंडेम करते हैं, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, धिक्कार करते हैं। और कैपेसिटी के आधार पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये काबिल है या नहीं इसकी बहस करो, इसकी बजाय वो आदिवासी समुदाय की महिला है, इसके ऊपर जोर देकर एक तरह से दलित आदिवासियों में मेरिट की कमी होती है, वो अपने कैपेसिटी के ऊपर इतने बड़े पदों पर आसीन नहीं हो सकते, इस तरह का एक गलत मैसेज देने का काम यहाँ की प्रस्तापित पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो किसी ने ये नहीं कहा कि प्रणब मुखर्जी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, या शंकर दयाल शर्मा जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये किसी ने नहीं कहा कि ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। लेकिन जब भी कोई पिछड़े वर्ग का, उपेक्षित समाज का उम्मीदवार बनता है तो उसका जाति का कैपिटल हमेशा यूज़ किया जाता है। और ये बड़े पार्टियों का षड्यंत्र भी समझने की ज़रूरत है। अब इसमें और एक सवाल छिपा है कि क्या यह सिंबॉलिज्म की राजनीति नहीं है? क्या यह सिर्फ नाम मात्र प्रतिनिधित्व देने की राजनीति नहीं है? और इसको तौलकर जब देखते हैं तो इस देश में 2 दलित राष्ट्रपति भी बन के गए हैं, ओबीसी समाज के भी बन के गए हैं। क्या ओबीसी या दलित राष्ट्रपति ने कोई ठोस सरकार के माध्यम से कोई निर्णय किया जिसके कारण उस समाज का फायदा हुआ या उस समाज को लाभ मिला, या कोई पॉलिसी मेकिंग में कोई उनका योगदान रहा है? इसका अगर जब आप थोड़ा बहुत बैलेंस शीट देखते हो तो पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन को अगर छोड़ दे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह भूमिका ली थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग के लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनने चाहिए, उसके लिए सरकार ने प्रयास करने चाहिए। ये अगर के आर नारायणन की भूमिका को आप अलग रख दे
तो पूर्व कोई भी राष्ट्रपति ने ऐसा कोई ठोस धोरणात्मक निर्णय नहीं लिया। वर्तमान राष्ट्रपति जो दलित समुदाय से आते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, क्या उनका एक भी आप सरकार के ऊपर ऐसा कोई अंगुली निर्देश बताए जिसके तहत वो जिस समाज से आते हैं उस समाज का भला होने का एक भी केंद्र सरकार ने फैसला किया है या किसी राज्य सरकार ने किया है? तो ये सिंबॉलिज्म की जो राजनीति है, वो सिंबॉलिज्म राजनीति ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ, उपेक्षित समाज के साथ धोखा है और ये धोखा ही समझना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की बात अगर हम गौर करें उसके ऊपर, तो वो कभी भी नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन के बजाय रियल रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, असली प्रतिनिधित्व चाहते थे। इसीलिए उन्होंने चाहे पूना पैक्ट के बाद जो अनुभव हुआ उसका विरोध किया हो या फिर संयुक्त मतदार संघ को रिजेक्ट करके फिर स्वतंत्र मतदार संघ की बात की हो, इसका प्रमुख कारण ये है कि फुले शाहू अम्बेडकर आंदोलन को, मूवमेंट को असली रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, ना कि नाम मात्र। अब इसमें कई पार्टियों ने समर्थन दिया है, जैसे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन्होंने भी अपने दल को बचाने के लिए एक मजबूरी में समर्थन दिया है। या उत्तर प्रदेश में बीएसपी की नेता कुमारी मायावती, इन्होंने भी समर्थन दिया है। लेकिन अब बीजेपी कोई भी उम्मीदवार अगर उतारती तो मायावती का भी उसको समर्थन होता और उद्धव ठाकरे का भी समर्थन होता। लेकिन ये भी उसी बातें में शामिल हो रहे जो सवर्ण मानसिकता वाले राजनीतिक दलों की है। सवर्ण मानसिक वाले दलों की मानसिकता, एक आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाना चाहिए, इसी में शरीक होना, तो फिर नाम मात्र प्रतिनिधित्व की राजनीति करने वाले अपर कास्ट पॉलिटिकल पार्टी की जो मानसिकता है उसमें भी हिस्सेदारी एक तरफ से लेना, ये भी गलत काम। और इसका विरोध चाहे इस देश में बाबा साहब ने बार बार किया है। इसलिए बाबा साहब ने गांधी जी का विरोध किया, जगजीवन राम का विरोध किया, बाबा साहब के बाद साहब श्री कांशीराम जी ने इसका विरोध किया। ये समझने की हैसियत आज के ना दलित नेताओं में है, ना आदिवासी नेताओं में है, ना पिछड़े वर्ग के नेताओं में है, क्योंकि ये सारे नेता लोग मूवमेंट से अलग हो चुके हैं, कट चुके हैं और सिर्फ एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में, पावर पॉलिटिक्स में दंग होने के नाते अपर कास्ट पॉलिटिकल पार्टी के षड्यंत्र को ये लोग बिल्कुल समझ नहीं रही है और इसलिए उनके हाँ में हाँ मिलाकर चलना उनकी एक मजबूरी बन चुकी है।